इकोनॉमिक्स की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह विषय सांख्यिकी और टॉपिक हमारा चल रहा है प्रतिचयन की रीतियां। समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन कैसे करता है अनुसंधान करता। तो दो विधियों की चर्चा मैं कर चुका हूं। दो विधियां हमने आपको गत वीडियो में बता दी थी कि समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन कैसे किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। माना कि फिजिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 100। फिजिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 100 हैं। ये हो जाएगा समग्र, एक समूह बन गया। अब यदि कोई अनुसंधान करता फिजिक्स के इन बच्चों के रिजल्ट के बारे में जानना चाहता है कि इस अर्थात 100 बच्चों में ये जो बच्चे हैं कितने होशियार हैं, कितने अंक ये लाते हैं एक परीक्षा में, तो वह क्या कर लेगा कि माना कि उसने 10 बच्चों का चुनाव कर लिया। 10 बच्चों का चुनाव कर लिया। अब ये जो 10 बच्चे वो चयन कर रहा है, किस विधि से कर रहा है, वही विधियां कहलाती हैं प्रतिचयन की रीतियां। ठीक है। अब 10 बच्चों से जो जानकारी प्राप्त होगी, जब इनके अंकों के बारे में वो क्या करेगा, जोड़ करेगा, ठीक है, औसत निकालेगा, तब उसके बाद 10 बच्चों का रिजल्ट पूरे के पूरे 100 बच्चों पर लागू कर दिया जाएगा। ओके, तो क्या बात हो रही है कि समग्र में से 10 इकाइयों का चयन कैसे किया गया, यही हम प्रतिचयन की विधियों में बता रहे हैं। तो आज हमारी तीसरी विधि है। ठीक है जी, अर्थात आज हम तीसरी नहीं बल्कि जितनी विधियां हैं यहीं पर आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो तीसरी विधि की चर्चा करते हैं। उस विधि का नाम है आश्रित या मिश्रित प्रतिचयन। यहां पर दो विधियों का यूज किया जाता है, दो विधियों का प्रयोग किया जाता है इकाइयों का चयन करने में, समग्र में से। ठीक है, अभी उदाहरण के द्वारा बहुत ही आसान भाषा में हम समझ जाएंगे। तो ये विधि मिश्रित कैसे हुई, इसमें दो विधियां कौन कौन सी यूज की जाती हैं। पहली विधि जो मैंने आपको बताई थी सविचार प्रतिचयन की विधि, और दूसरी है यादृच्छिक प्रतिचयन की विधि, या इसी को दैव निदर्शन विधि भी कहते हैं। तो दोनों विधियों का यूज किया जाता है। क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि जब आंकड़े, समग्र आंकड़े कैसे हों, विजातीय हों, एक ही जाति के नहीं हों, तो तब जाके इस विधि का यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, देखिए। आंकड़ों को क्या करते हैं, सर्वप्रथम अलग अलग भागों में बांटना या छांटना। अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अर्थात उनको सजातीय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उनको सजातीय। ओके, कि माना कि हिंदी की किताब है तो हिंदी की किताब एक साथ लगेंगी, इकोनॉमिक्स की किताब है तो एक साथ लगेंगी, उसके बाद ज्योग्राफी की है एक साथ लगेंगी, उसके बाद किसकी हैं, गणित की हैं एक साथ लगेंगी। पहले क्या थी, वो एक साथ मिली हुई थी, समग्र था। ठीक है, हो गया विजातीय। लेकिन जब उसको हमने अलग अलग भागों में अलग अलग रैक में रखना शुरू कर दिया तो वो बन जाएंगी सजातीय। तब उनकी गिनती कर सकते हैं हम भाई कि किस बुक की संख्या कितनी है। ओके, तो अलग अलग भागों में बांट दिया। अब करना क्या है, दैव प्रतिचयन। ठीक है, दैव प्रतिचयन में हम लॉटरी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रम लगाकर आंकड़ों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, या अन्य उपयुक्त रीति सविचार के द्वारा, जो विचार में आ रहा है कि ये सही है, ये इसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। ओके, तो इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन कर सकते हैं। जब हम की बात कर रहे हैं तो हम का अर्थ होता है अनुसंधान करता। ठीक है, अनुसंधान करता कि जो कि क्या कर रहा है, कुछ इकाइयों के द्वारा अनुसंधान कर रहा है कि हमें समग्र का उत्तर निकालना है, लेकिन सबके पास नहीं जाएंगे, कुछ इकाइयों का चयन करके उत्तर निकाला जाएगा या निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक गांव है, उसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, 5000 है। उस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5000 है। ओके जी, इस विधि से अर्थात जो ये मिश्रित प्रतिचयन है, इस विधि से हमने क्या करना है, कुछ इकाइयों का चयन करना है। ओके, तो जनसंख्या गांव की कितनी है, 5000 है। अब अनुसंधानकर्ता यहां पर जानना चाहता है रोजगार में लगे लोगों की स्थिति, कि रोजगार में जो लोग हैं, जो काम धंधे कर रहे हैं, ठीक है, खाने कमाने के लिए वे कौन कौन से काम धंधे कर रहे हैं। तो किसी गांव में ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में जो लोग होते हैं अलग अलग ढंग के काम करते हैं और उसके द्वारा पैसा कमाते हैं। तो
क्या करना पड़ेगा, अनुसंधानकर्ता को सजातीय भागों में बांटना पड़ेगा। पहले वर्ग बनेगा कृषि का, भाई कृषि कितने लोग कर रहे हैं, स्वरोजगार में कितने लगे हैं, ठीक है जी, सरकारी नौकरी कितने कर रहे हैं, अन्य धंधे में लोग कितने लगे हैं, फिर उसका जोड़ हो जाएगा। तो कृषि में जितने लोग हैं कृषि हो जाएगा एक वर्ग सजातीय, स्वरोजगार का वो भी सजातीय बन गया, ठीक है, सरकारी का सजातीय, अन्य का सजातीय, ठीक। तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 भागों में गांव के लोगों को बांट दिया कि वो किन किन काम धंधों को करते हैं। ओके, अब क्या हुआ भाई, सभी 4 से आइडिया लगाया, कृषि में कितने लोग लगे हैं, 2000 लोग काम पर लगे हुए हैं। स्वरोजगार कितने लोग कर रहे हैं भाई, 1000 हैं। सरकारी नौकरी में कितने लगे हैं, 1000 लोग लगे हुए हैं। अन्य काम धंधों में कितने लोग लगे हुए हैं, 1000 लोग लगे हुए हैं। टोटल हो गया 5000 जो जनसंख्या है। तो इस प्रकार से देखिए, ये विजातिया थे पहले, ठीक है, अलग अलग थे, इनको अलग अलग वर्गों में बांटिया, तो कृषि का क्या हो गया, सजातीय हो गया कि 2000 लोग कृषि में आ गया। अदरवाइज क्या होगा, सब मिला के तो ये क्या हो रहे थे, एक ही लग रहे थे, लेकिन तब परिणाम प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वही जानना चाहता है कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो किन किन कामों में लगी हुई है, किन किन कामों में लगी हुई है। तो इस प्रकार से जो हम बात कर रहे थे, अलग अलग वर्गों में बांटना या छांटना, कृषि में, स्वरोजगार में, सरकारी नौकरी में बांट दिया। ओके जी, अब क्या करेगा अनुसंधान करता कि 2000 मतलब इन प्रत्येक लोगों से नहीं मिलेगा, अब उसे क्या करना है कि एक फिक्स अनुपात बनाना है कि हमें इतने लोगों में से कितने लोगों का चुनाव करना है, जिसे हम प्रतिदर्श कह रहे हैं। अब नमूना लेगा, अब वो मान लेता है कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक में से 10% लोगों को ही चुनेंगे, अर्थात 2000 का 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10% ही चुनेंगे। तो अब क्या करेगा भाई, अब वह लॉटरी विधि का इस्तेमाल करेगा। किसका विधि का इस्तेमाल करेगा, लॉटरी विधि का, ठीक है जी। 2000 लोगों की पर्ची बन गई, 1000 की, 1000 इनकी पर्चियां बनाओ, ठीक है, अलग अलग, इसका बॉक्स अलग होगा, ठीक है। कितने बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4, 4 बॉक्सों में अलग अलग वर्गों के लोगों के पर्चे डाले जाएंगे। इसमें कितने डालेंगे, 2000, इसमें कितने डालेंगे, 1000, इसका 1000 1000, ओके जी। उनको ठीक ढंग से मिलाया, मिलाते क्यों है कि जिससे कि पर्चियां आपस में ठीक ढंग से मिल जाए, और एक जगह ऐसा ना हो कि बगल वाला देख रहा कि मेरी पर्ची कहाँ पे है भाई, हाँ वहां पे है। तो इस प्रकार से मिल जाने से क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सी पर्ची कहाँ पे चली गई है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ 2000 पर्ची में से 10% 200 पर्चियों का सिलेक्शन होगा, तो 2000 के स्थान पर कितने निकाल दिए, 200 पर्चियां निकाली गई। अब इसमें किसी का भी नंबर आ सकता है, ठीक है जी। तो ये 200 क्या हो गए, ये निदर्शन या प्रतिदर्श हो गया, ठीक है जी। स्वरोजगार का यहाँ भी, इसका भी वही सिस्टम रहेगा सब में पर्ची बनाने का। इसका 10% 100 पर्चियां निकाल दी गई लॉटरी विधि से। लॉटरी विधि में क्या होता है, किसी का भी नंबर आ सकता है, अर्थात 1000 लोगों में से किसी का भी नंबर आ सकता था, ठीक। ऐसे ही 1000 का यहाँ भी 100 10%, इसका भी 10% इतना होता। कुल मिलाकर कितने सैंपल लिए गए, 500। कितने लिए गए, 500 जोड़ जाड़ कर। अब इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, इसका 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 इसका, उसके बाद इसका निष्कर्ष इन सब पे लागू होगा। 2000 लोगों पर 100 लोगों का जो रिजल्ट रहेगा वो 1000 पे लागू होगा, इसका जो रिजल्ट रहेगा इस पर लागू होगा, इसका निष्कर्ष इस पर लागू होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से मिश्रित प्रतिचयन विधि का इस्तेमाल करके, ठीक है जी, क्या ले जाते हैं, सैंपल ले जाते हैं, और उसके बाद अनुसंधानकर्ता निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये हमने आपको बताया, ठीक है जी। तो यहां पर 2 विधियों का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है सविचार विधि प्लस यादृच्छिक प्रतिचयन, क्योंकि यादृच्छिक प्रतिचयन को हम क्या कहते हैं, दैव प्रतिचयन भी कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। ये तीसरी विधि हुई। अब चलते हम चौथी विधि की ओर। चौथी विधि में बहुत सारी विधियां हैं, अन्य रीतियां लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अन्य रीतियां, अदर मेथड्स, अर्थात सैंपलिंग करने के, नमूने लेने के अन्य कौन कौन से तरीके हैं 3 विधियों के अतिरिक्त। पहले नंबर पे लिखा विस्तृत प्रतिचयन, एक्सटेंसिव सैंपलिंग। यहां पर
जो प्रतिचयन होता है, इकाइयों का चयन होता है, लिखा है विस्तृत प्रतिचयन, यानी कि जब इकाइयां बहुत ज्यादा है, समग्र है, अनंत है, तो यहां पर सभी इकाइयों को लेना है। ठीक है, 100 है तो कम से कम 99 तो आ ही जाएंगी। ठीक है, तो ये संगणना विधि की तरह है। कैसे है? संगणना विधि की तरह ही होता है कि यहां पर अधिकांश जो समग्र है उसमें जितनी इकाइयां हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है। माना समग्र है 100 तो लगभग 98 या 99 क्या होते हैं, लोग ले लिए जाते हैं, इसलिए इसको कहा विस्तृत प्रतिचयन। ओके, अगला है बहुस्तरीय दैव प्रतिचयन, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, अभी देखिए यहां पर बहुस्तरीय है ना, अर्थात अनेक स्तरों पर क्या होना है, समग्र में से इकाइयों का चयन करना है। लेवल 2 भी हो सकता है, स्तर 2, 3, 4, 5 तक जा सकता है। ओके, तो इसको हम यहां पर उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए भैया, उत्तराखंड जो राज्य है इसमें 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे उत्तराखंड में ओनली 13 डिस्ट्रिक्ट है। अब माना कोई अनुसंधान करता ये जानना चाहता है कि परिवारों की बात करते हैं कि प्रत्येक परिवार में शौचालय है कि नहीं है, कितने लोगों के पास सुलभ शौचालय है घर पर, ठीक है, टॉयलेट है कि नहीं है, या खुले में शौच जाते हैं। और वो पूरे उत्तराखंड में क्या करना चाहता है, सर्वे करना चाहता है, सर्वेक्षण करना चाहता है। लेकिन वो क्या करता है, उसको 13 जिलों का नहीं करना है, उसने पहले एक जिले का करना है और उसमें से उसके बाद वह कुछ ब्लॉक का करेगा। ठीक है, तो यदि ऐसा क्या होता है, सैंपलिंग होती है अलग अलग स्तरों पर, तो उसे कहेंगे बहुस्तरीय दैव प्रतिचयन। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि हमने उत्तराखंड की बात कर दी। ठीक है, 13 जिले हैं, 13 जिलों की पर्ची बनाई जाएगी। ठीक है, 13 जिलों के नाम लिखे जाएंगे, फिर उनको बॉक्स में डाले लॉटरी विधि से। ठीक है जी, घुमाइए उनको, आपस में मिल जाए, उठा लीजिए एक पर्ची, जिले का कोई भी जिला आ सकता है। माना कि आ गया आपका पौड़ी जिले का चयन हो गया। कौन जिला आ गया? पौड़ी, क्योंकि उत्तराखंड का एक जिला है पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली। ठीक है, इस प्रकार से 13 जिले हैं। तो 13 में से निकल गया, लॉटरी किसकी निकली? पौड़ी जिले की निकली। ओके जी, पौड़ी जिला आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि पौड़ी जिले में 15 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक है अर्थात विकास खंड है, तहसीलें हैं। तो अब ये हुआ कि हम 15 ब्लॉक में अध्ययन नहीं करेंगे, हम केवल कितने 5 ब्लॉक चुनेंगे, फिर 15 ब्लॉकों की पर्चियां बनाई गई, उन पर नाम लिखा गया। ठीक है जी, फिर लॉटरी विधि से घुमाया उनको किसी बॉक्स के अंदर, फिर निकाला। ठीक है, जो 5 ब्लॉक निकले, ठीक है जी, ब्लॉक का नाम नहीं बता रहा हूं, 5 ब्लॉक निकले, 15 में से कितने ब्लॉक ले लिए? 5। तो पहला स्तर हो गया जिले का चयन, दूसरे स्तर पर हो गया ब्लॉकों का चयन, अर्थात एक ब्लॉक में से, अर्थात पौड़ी के 15 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉकों का चयन, ये दूसरा स्तर हो गया। मल्टी स्टेज हो रहा है ना, बहुस्तरीय, दूसरा स्तर हो गया। तीसरे स्तर पर क्या होगा? प्रत्येक ब्लॉक से 30-30 गांवों का चयन। गांव बहुत हो सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन क्या कह रहे हैं कि एक ब्लॉक से केवल 30 गांवों का चयन करेंगे। ठीक है, 30 गांव ले लिए, ये तीसरा लेवल होगा। चौथे लेवल पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक गांव से 20-20 परिवारों का चयन होगा। प्रत्येक गांव में क्या होगा? बहुत सारे परिवार होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? 20 परिवार लेंगे, अनुसंधान करता 20 परिवारों को लेगा। ओके जी, तो कुल मिलाकर देखें तो क्या होगा? 30 गुणा 20। ठीक है जी, 30 गुणा 20, प्रत्येक ब्लॉक से कितने? 30 गांव, 30 गांव ले लिया। तो एक ब्लॉक से कितना हो गया? 30 गांव। एक गांव से कितने परिवार? 20 परिवार। तो 30 गुणा 20 बराबर 600 परिवार। एक ब्लॉक से कितने परिवार ले लिए? 600 परिवार ले लिए। ओके जी, 600 परिवार, ये हो गया प्रतिदर्श, ये नमूना हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 ब्लॉकों की बात कर लें तो क्योंकि एक ब्लॉक से ले लिए कितने परिवार? 600 परिवार, तो 5 ब्लॉकों से कितने हो जाएंगे? 3000 परिवार, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब
ये 3000 जो टोटल परिवार लिए गए, ठीक है, ये है क्या, निदर्शन, ये है सैंपल। अब इन 3000 लोगों के यहां अनुसंधानकर्ता के कार्यकर्ता जाएंगे, ठीक है, पूछेंगे घर घर जाकर, आपके पास टॉयलेट है, जी है कि नहीं है, कच्चा है कि पक्का है, कितने हैं, ओके, पानी की सुविधा है कि नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें ली जाएंगी उनसे। और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है जी, निष्कर्ष निकला कि भाई टॉयलेट जो है 50% लोगों के पास टॉयलेट है और 50% लोगों के पास नहीं है, ओके जी, तो तब क्या होगा, इसका जो रिजल्ट है वह क्या होगा, पूरे पौड़ी जिले पर लागू हो जाएगा, ठीक है जी, पूरे पौड़ी जिले पर लागू हो जाएगा, या कर सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड पर लागू कर दिया कि भाई 50% लोगों के पास टॉयलेट है और 50% नहीं है, ओके जी, एक तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है भाई क्या उसका नाम कि 90% के पास हैं और 10% के पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से 3000 लोगों का जो चयन किया गया, 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 स्तरों पर किया गया, ठीक है जी, मतलब नीचे की तरफ आता 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 प्रति चयन क्या हो गया, सैंपल संख्या घट गई, तो कम लोगों से मिलना पड़ेगा। और माना कि उन 5 ब्लॉकों में परिवारों की संख्या कितनी है, 1 लाख है, समग्र कितना है, 1 लाख है, ठीक है जी, तो जो उत्तर इन 3000 से मिला, माना कि 90% लोगों के पास शौचालय है, तो इसका मीनिंग हो गया कि यहां वो नियम लागू हो जाएगा, 1 लाख पर हो जाएगा, ठीक है जी, कि 1 लाख लोगों में से 90% लोगों के पास टॉयलेट हैं, शौचालय हैं और 10% लोगों के पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या 50-50 हो सकता है, मतलब जो भी आंसर उसका निकलेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, बहुस्तरीय दैव प्रतिचयन को आसानी से समझ सकते हैं, ओके जी। तो इसमें एक स्तर पर इकाइयों का समग्र में से चुनाव नहीं किया जाता है, समग्र तो हमने यहां बता दिया 1 लाख है, समस्त परिवार कितने हैं 5 ब्लॉकों में, 1 लाख है, ठीक है जी, तो 1 लाख में से 3000 का ही चयन हुआ, ओके जी। तो ये हुआ बहुस्तरीय प्रतिचयन। अगला है अभ्यंस प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग क्या होता है, एक कोटा राजस्थान में, भाई स्थान का नाम है, वो वाला कोटा नहीं, यहां पर कोटे से मीनिंग क्या है, यहां पर जो डेटा होगा, क्योंकि जब ये डेटा कलेक्शन किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और जब उसमें सैंपलिंग होती है, कुछ का चयन किया जाता है, तो सभी क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। माना हम किसी फैक्ट्री में गए तो काम करने वाले कर्मचारी जो है वहां पर, वो अलग अलग क्या है, अलग अलग स्तरों पर हैं वो, ठीक है, उनकी रैंक अलग अलग है, कुछ मजदूर हैं तो कोई मैनेजर है, तो कोई स्वेपर है, कोई 4th क्लास में, इस प्रकार से, और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यंस प्रतिचयन में इनको उनको अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है जी, लेबर कितने हुए, मैनेजर मैनेजर कितने लगे हुए हैं, ठीक है, उसके नीचे कितने हैं, उसके नीचे कितने, उसके नीचे कितने, अलग अलग वर्गों में बांट दिया। उसके बाद आदेश दे दिया, अर्थात जो अनुसंधान करवा रहा है, सर्वेक्षण करा रहा है, वो कह देगा कि आपने क्या करना है भाई, कि आपने उन सबको क्या करना है, चुनना नहीं है सबको, सबके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करनी है, आप प्रत्येक वर्ग से क्या करेंगे, केवल 10% लोगों को ही चुनेंगे। तो ये 10% क्या होगा, कोटा हो गया प्रत्येक वर्ग का, ठीक है जी, लेबर में से आप 10% लेंगे, स्वीपर में से 10% लेंगे, ठीक, फैक्ट्री में लगे हुए हैं अन्य वर्कर हैं, उनसे भी आप 10% लेंगे। तो यहां पर उनसे कह दिया जाता है कि आप 10% का ही चुनाव करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये पहले से बता दिया जाता है अलग अलग वर्गों से, ओके जी। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद वो सब पे लागू हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बता क्या रहे हैं, हम निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रतिचयन की रीतियां, कि किन किन तरीकों से सैंपल लिए जा सकते हैं, किन किन तरीकों से, किन किन विधियों से, किन किन मेथड से सैंपल लिए जाते हैं, ओके जी। तो ये हो गया कोटा सिस्टम। अगला देखिए, लास्ट है सुविधा अनुसार प्रतिचयन, ठीक है, कॉन्वीनियंस सैंपलिंग। अब देखो पहले ही लिखा हुआ है सुविधा अनुसार, अब जो अनुसंधान करता है वो अपनी सुविधा के अनुसार समग्र में से कुछ सैंपल ले सकता है भाई, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। माना कि वह किसी फैक्ट्री में गया, ओके जी, फैक्ट्री में वर्कर हैं कितने, 1000 वर्कर लगे हुए हैं माना, ठीक है जी, 1000 वर्कर काम पे लगे हुए हैं, ओके जी, उनका
उपस्थिति का रजिस्टर लिया उसने और उसने उसमें से क्या कर दिया, 50 लोगों को छांट दिया अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है जी, इच्छा अनुसार छांट दिया और उसके बाद उसने स्टडी की उनके बारे में और जो निष्कर्ष निकला, ठीक है जी, वो तो इन सब पे लागू होगा। लेकिन बात आ रही यहां पर, उसने चयन जो किया वो किस मेथड से किया, सुविधा अनुसार प्रति चयन, उसने अपनी मर्जी के हिसाब से प्रति चयन कर दिया। ठीक है जी, कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो उसके ऊपर टिका हुआ है। इकट्ठा तो उसने कुछ नहीं किया, वो तो रजिस्टर उसको बना बुना मिल गया। ठीक, उसमें देखा उसने 1000 वर्करों के नाम लिखे हैं, उसने कहा ठीक है जी 50 ले लेते हैं। अब 50 कौन कौन से लें ये नहीं उसको पता, उसने अपने हिसाब से ले लिया। ठीक, तो इसलिए इसे कहा सुविधा अनुसार प्रति चयन में अनुसंधानकर्ता अपने हिसाब से अपनी मर्जी से समग्र में से इकाइयों का चुनाव करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया है, हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि प्रति चयन की रीतियां कि समग्र समष्टि या समूह में से, ठीक है, किस प्रकार से सैंपल या इकाइयों का चयन किया जाता है, जिसको लिखा ना प्रति चयन, जिसे हम सैंपलिंग कह रहे हैं, कि किस प्रकार से सैंपल लिए जाते हैं। तो बहुत सारी विधियां हमने आपको बताई। पहली जो विधि मैंने आपको बताई थी गत वीडियो में वो थी सविचार या सो उद्देश्य प्रति चयन। ओके, दूसरी विधि जो हमने आपको बताई थी वो बताई थी हमने आपको दैव प्रति चयन या यादृच्छिक प्रति चयन। ओके, और तीसरी जो विधि है वो आज हमने यहां पे डिस्कस की, ये वाली। उसके बाद चौथी विधियों में हमने ये बहुत सारी अर्थात 1 2 3 4 ये तमाम विधियां बताई जिसके आधार पर समग्र या समूह में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है और उन इकाइयों के चयन के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो समग्र पर लागू होता है। तो इस प्रकार से यहीं पर क्या होता है, प्रति चयन की रीतियों का हमारा टॉपिक समाप्त होता है।